हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने अपना वैदिक काल पूरा समाप्त कर लिया है और आज हम एंट्री कर रहे हैं महाजनपद काल पे। महाजनपद काल यानी किस तरीके से हम महाजनपद पे आए हैं और इसी महाजनपद के साथ आपको जो मैं राज्य पढ़ाऊँगा यहाँ पर वो चलेंगे अलग अलग, जैसे मगध महाजनपद है ना, और बहुत सारे आएंगे। लगभग 16 महाजनपद आए थे, 16 महाजनपद। तो अभी फ़िलहाल के लिए महाजनपद के बारे में समझना, फिर मैं आगे मगध क्या है, कुरु क्या है, पांचाल क्या है, इनके बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए कैसे समझेंगे जो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट, बस 1 मिनट के लिए रुकेंगे, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखेंगे, अब जो हम एंट्री कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो कबीलाई जीवन था, वो कबीलाई जीवन कैसे जन बना, कैसे जनपद बना, फिर कैसे महाजनपद बना, और फिर कैसे साम्राज्य बना, और फिर कैसे देश बनेगा। अब आप समझो चीज़ों को। आज हम जिस देश में रहते हैं, जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत, तो भारत देश में रहते हैं। अब इसी भारत देश की अगर हम स्टार्टिंग देखें तो कैसे बनेगी। पहले लोग बाग अलग अलग एक तरीके से मानो घुमंतु जीवन जी रहे थे। स्टार्टिंग समझो, जैसे आदि मानव पाषाण युग से। पाषाण युग में क्या था कि उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था, ठीक है? पाषाण युग में उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था। बहुत ध्यान समझना कि मैं कैसे महाजनपद पर आऊँगा। तो पाषाण युग में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, और वो था हमारा लगभग कैसे पढ़ा था ना, 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास की बात, उससे भी पहले की बात है। तो समय पे नहीं जाएंगे, बहुत मतलब समझ लाखों वर्ष पूर्व की बात है, लाखों वर्ष पूर्व की। तो जैसे जैसे मनुष्य में समझ आनी शुरू हुई तो उसने आग जलाना सीखा, फिर उसने पत्थर के औजार बनाना सीखा, फिर उसने अपने लिए भोजन अर्जन करना सीखा, मतलब भोजन को अर्जित करना सीखा। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में आया तो उसने अपने, जैसे उसे ठंड लगी तो पहले पत्तों से ही अपने कपड़े बनाने सीखे। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में आया कि भाई कोई बाहर क्या जो जानवर था वो हम पे आक्रमण कर देता है एक तरीके से, तो समूह बनाना सीखा। तो हर एक चीज का डेवलपमेंट होने पे समय लगा, उन्हें जैसे समझ आए वो उस काम को वैसे करते चले। और आज का भी दौर यही है। अगर आप जरा समझो, आप किसी चीज का एक्सपेरिमेंट खुद ही कर रहे हो, मान लो, जैसे मान लो कि आप कोई टेप रिकॉर्डर खोल रहे हो या आप कोई मशीन खोल रहे हो। अगर आपने कोई मशीन खोली, अब आपने 4 पेज उसके दिखाई दिए और चारों पेज खोल लिए और फिर वो मशीन खुल नहीं रही, तो आपके दिमाग में आएगा यार कहीं और कोई पेज तो नहीं है। फिर आप उसे फिर ढूंढोगे, सर्च करोगे, आपको दिखा रहे एक पेज तो नीचे है, फिर वहां से पेज खोला, फिर उसके बाद फिर वो मशीन नहीं खुली। फिर आप सोचो यार कहीं और कहीं से फिट तो नहीं हो रहा, फिर आपको देखा अरे इसमें तो खांचे बने पड़े, तो आप उन खांचों को हटाओगे और खोलोगे। दैट मीन्स जैसे जैसे आप स्टेप एक बढ़ रहे हो, एक स्टेप पूरा हो रहा है तो दूसरे स्टेप की समझ तब हो रही है जब एक स्टेप पूरा हो रहा है, और एक स्टेप पूरा होने के बाद हम सेकंड स्टेप पर आ रहे हैं, और सेकंड स्टेप पे भी तब आ रहे हैं जब हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम प्रॉपर हो नहीं पा रहा। जैसे मशीन खोल रहे हो, मशीन खुल नहीं पा रही, तब हम सोच रहे हैं इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, समझ में आ रहा है। और एक दिन मतलब कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस मशीन को खोल देंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा। भाई 4 इसमें पेज ऊपर थे, 1 पेज नीचे था, 4 इसके अंदर खाके थे, तो हमने सबको अलग से बटन से अटैच करके खोल दिया, पेज भी खोल दिए, सब चीज़ खोल दी, तो हमारा वो क्या हुआ कि हमारी पूरी मशीन खुल गई। इसी प्रकार उन्होंने आग जलाना सीखा, फिर पत्थर के औजार बनाना सीखा, शिकार करना सीखा, पेंटिंग करनी सीखी। इस तरीके से करते 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 हमने सिंधु घाटी सभ्यता तक का दौर देखा था, ठीक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बहुत सारे बताए कि बाढ़ आ गई है या आर्य आ गए हैं, इस तरीके से, है ना। तो फिर आर्य जब आर्य आए तो हमने वैदिक धर्म पढ़ा, वैदिक काल पढ़ा। उस वैदिक काल में हमने आर्यों का पढ़ा। आर्य कैसे जीवन जीते थे अब आपको बहुत अच्छे से पता है, राजनीतिक जीवन। अब ध्यान से देना, इन महाजनपद वाले में भी मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, पहले राजनीतिक, फिर आर्थिक, फिर आपका सामाजिक, और फिर धार्मिक। तो अगर अब आप, जैसे मैंने पढ़ाया था, अब आप उस चीज को लिंक करो। ऋग्वेद का आर्थिक जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन। उत्तर वेद में वो कबीलाई जीवन टूट रहा था और जन तक की स्थिति आ गई थी। उत्तर वेद में जनपद तक की स्थिति आ गई थी। किसकी? जनपद तक की। ऋग्वेद में जो बड़ी इकाई थी वो जन थी ना, कबीलाई से जन वाली स्थिति में पहुंचे थे हम, याद रखो, जन तक। और उत्तर वेद में जन से हम जनपद तक पहुंच गए थे। उत्तर वेद जो खत्म हो रहा था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, देखना ध्यान से, ज्यादा मोटा मार्कर हो गया। अब यहां देखो, तीनों चीज यहां पर मैंने पढ़ा था ऋग्वेद, पूरा नहीं लिख रहा, छोटा लिख रहा हूं।
ऋग्वेद पढ़ाया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बहुत ध्यान समझना। उसके बाद उत्तर वेद, उत्तर लिख दिया बस मैंने, उत्तर वेद ये पढ़ाया था 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब 600 ईसा पूर्व से आगे चलना है, 600 ईसा पूर्व से आगे चलना है। और याद करें मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको ये सारी चीजें बताई थी। अब हम 600 ईसा पूर्व में आ गए, तो 600 ईसा पूर्व में हम देख रहे हैं महाजनपद। क्या देखेंगे? महाजनपद। महाजनपद कैसे कि यहाँ पे जो कबीलाई जीवन था, उस कबीलाई जीवन के साथ हमने यहाँ पे जन की व्यवस्था देखी थी। जन है ना, कि परिवार का मुखिया जो था पहले कुल था, उसी हिसाब से मैंने आपको आगे दिखाया था सारी चीजें, ठीक है। फिर जन से यहाँ पर क्या हो गए थे? जनपद हो गए थे, जनपद। अब जनपद से यहाँ हो जाएंगे महाजनपद। इसे और अच्छे से क्लियर करता हूँ, समझो। पहले कुछ लोग ऐसे रह रहे समूह बनाकर, ऐसे मान लीजिए समूह में रह रहे हैं, इन समूह को आपने बोल दिया जन, सही है, जन। ये था ऋग्वेद में राजनीतिक स्थिति, लोग बाग रह कैसे रहे, कैसे फैले हुए हैं, जन। उसके बाद उत्तर वेद में क्या हुआ? जैसे एक जन ये रहा, एक जन का समूह ये रहा, एक जन का समूह ये रहा, तो ये भी जन, ये भी जन, तो इनको मिला करके बना जनपद। यानी कि अब जन से बड़े स्तर पर आया जनपद। तो जनपद कहाँ देखा? उत्तर वेद में। यानी कि अब लोग बागों ने और बड़े स्तर पर रहना शुरू करा और बड़े स्तर पर संपर्क करना शुरू करा। फिर इन जनपद से अब आप ये देखिए, जनपद हो गया पूरा, तो एक जनपद ये रहा, मान ले एक जनपद ये रहा, एक जनपद ये रहा, एक जनपद ये रहा, ऐसे। अब इन सब जनपदों को मिला दो तो कितना बड़ा स्तर हो गया? इसको बोला महाजनपद। क्या बोला? महाजनपद। यानी कि जो राजनीतिक स्थिति है वो किस तरीके से बढ़नी शुरू हुई है? पहले पाषाण युग में लोग बाग अलग अलग रह रहे हैं, फिर धीरे धीरे समझ आ गई तो साथ रहना शुरू कर दिया, फिर कबीले बना के रहना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने कबीलों से जन बनाना शुरू कर दिया, फिर जन से जनपद बनाना शुरू कर दिया, फिर जन से महाजनपद बनाना शुरू करा। कहाँ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। और फिर यही महाजनपद तब्दील होगा साम्राज्य में, और जब साम्राज्य बढ़ेगा अलग स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, तो एक निर्माण होगा किसका? एंड में जाके एक देश का, एक तरीके से, है ना। तो उस चीज को भी छोड़ेंगे, पहले यही महाजनपद ही कन्वर्ट हो जाएंगे मौर्य साम्राज्य के अंदर, यही कन्वर्ट हो जाएंगे महाजनपद ही। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? क्या कैसे जन, फिर जनों के समूह को मिला दो जनपद, और जनपद के समूह को मिला दो महाजनपद। जैसे समझो एक गांव, छोटा गांव, उसको एक छोटा गांव बोल दिया, तो छोटा गांव हो गया जन, ठीक है। अब उसके अंदर 2-3 गांव और मिला दिए, उनको बोल दिया जनपद, ठीक है। फिर ऐसे ही 2-3 गांव का समूह, ये 2-3 गांव का समूह, ये 2-3 गांव का समूह, ये 2-3 गांव का, तो ये भी जनपद, ये भी जनपद, ये भी जनपद और ये भी जनपद। अब इन सबको एक साथ मिला दिया, इतने बड़े, ये बोला महाजनपद। आया समझ में? क्लियर हुआ? महाजनपद। तो इस तरीके से विस्तार हुआ महाजनपदों का। यानी वही लोग जो रह रहे थे वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, फिर उत्तर वैदिक काल के अंदर, फिर उत्तर वैदिक काल के साथ में ही कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए, कैसे? महाजनपदाज के अंदर। तो ऐसे निर्माण हुआ महाजनपदों का, सही। अब इस महाजनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में, यानी महाजनपद क्या? एक राजनीतिक इकाई है, बहुत बड़ा एरिया है महाजनपद, बहुत बड़ा एरिया। तो इन महाजनपद के बारे में पता कैसे चला, इस चीज को समझना पहले। महाजनपद, आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनकी हमें जानकारी मिली कहाँ से। इस महाजनपद के लिए 2 चीजें बताई गई हैं कि किसमें महाजनपदों का जिक्र आता है। तो महाजनपदों का जो जिक्र आता है वो आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही जो है जिक्र मिलता है किसका? महाजनपदों का, महाजनपदों का, सही है। एक तो बौद्ध धर्म के, पहले क्वेश्चन वरना आपसे आपके एग्जाम में आएगा, महाजनपदों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो आप बताएंगे अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन, कि जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है, किसका? जैन धर्म। जैन धर्म, ये जैन धर्म बौद्ध धर्म बाद में पढ़ाऊंगा मैं। जैन धर्म का क्या ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, बहुत ध्यान से देखना। आज हल्का सा बस इंट्रो क्लास है, बहुत हल्की सी, छोटी सी क्लास ले रहा हूँ, ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, हल्की सी। कल मैं इसके बारे में बढ़ना स्टार्ट करूंगा कि कैसे कैसे महाजनपद बढ़ने शुरू हुए, ठीक है। आज एक हल्का सा मैप दिखाऊंगा। भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र से भी किसके बारे में पता चलता है? महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो एक तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है
अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों से ही पता चलता है किसके बारे में, महाजनपदों के बारे में। समझ में आया? महाजनपद कैसे बने? जन ऋग्वेद में, उत्तरवेद में जनपद, और उत्तरवेद के बाद महाजनपद। जन का समूह जनपद, और जनपदों का समूह महाजनपद। एक गांव जन, एक गांव और मिलके, एक गांव में 3 गांव मिलके, 3 गांव मिलके जनपद। ऐसे ही 3 गांव और कहीं से मिला दो, और 3 गांव मिला दो, तो 9 गांव मिल गए, 9 गांव मिलके महाजनपद। अब इन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो यहाँ का राजा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो यहाँ का राजा हो जाएगा। तो यहीं से निकलेगा राजतंत्र, और फिर यहीं से निकलेगा आपके आगे आगे गणतंत्र। तो कितने राजतंत्र थे, कितने गणतंत्र थे, राजतंत्र में क्या फर्क होता है, गणतंत्र में क्या फर्क होता है, ये धीरे धीरे आगे बताएंगे। पहले बस इतना समझना कि महाजनपद कैसे बने, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, और यही महाजनपद आगे आगे साम्राज्य बनाएंगे। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, अब आगे समझो। इस चीज को मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, अभी से आप देखो, ये मैप है, ये दिखा रखा है पांचाल, पांचाल महाजनपद, कुरु महाजनपद, है ना, मल्ल महाजनपद, काशी महाजनपद, मगध महाजनपद, मगध दिख रहा होगा आप लोगों को, मगध महाजनपद, है ना, अंग महाजनपद, वज्जी। ये मैं सारे के सारे 16 के 16 महाजनपद अभी आपको 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा बहुत अच्छे ढंग से। देखो आप, देखो महाजनपद काल, महाजनपद काल कहां से आया? पहले ध्यान रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। कब से आया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। देखो एक बार बच्चों, ये सारा दिख रहा है आप लोगों को ठीक से? देखो एक बार कैमरे में कि आपको ठीक से दिख रहा है सारे का सारा, इसमें कोई चीज छूट तो नहीं रही? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास, यानी कि यहाँ पर एक पूर्ण विराम है, आप लगा लेना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास। जैसे ऋग्वेद में जन थे, उत्तरवेद में जनपद हुए, और उत्तर वेद के बाद महाजनपद है, तो वो कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हो रहा है, यानी अब राज्य बड़े बड़े स्तर पर आने शुरू हो रहे हैं, महाजनपदों का विकास हो रहा है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई इकाई को जन कहते थे, बताया था मैंने ऋग्वेद काल में। अब ध्यान करो, जो मैं पढ़ाता आया हूँ अब आएगी समझ में। अब मैं आपको पहले राजनीतिक विस्तार बताऊंगा, और राजनीतिक विस्तार में हम ये देखेंगे इन महाजनपदों में किस किस राज्य का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था। तो चला समझो, वहां पे भी तो राजनीतिक विस्तार के अंदर हमने यही देखा था, ये लोग कहाँ तक फैले हुए थे, वो सप्त सैंधव प्रदेश में, और वो गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में, कौन? उत्तरवेद वाले। तो अब ये महाजनपद वाले लोग कहाँ तक फैले, तो यहाँ हम राजा देखेंगे, कौन कौन राजा आए हैं इन महाजनपदों में, और इन महाजनपदों का जो राजा थे, इन राजाओं ने कहाँ कहाँ तक की जमीन अपने हिस्से में ले रखी थी, कहाँ कहाँ तक क्षेत्र अपने हिस्से में ले रखा था। तो ढंग से समझना है एक तरीके से, कि ऐसे मत रटना वटना मत। समझ में आ रही है बात? क्लियर? समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर हो रही है? तो देखो इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, अब सही दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो बात को रटना नहीं है, जन, फिर जनपद, और फिर महाजनपद। जब हमने वहां पर देखा कि ऋग्वेद के लोग कहां तक बसे, फिर देखा उत्तरवेद के कहां तक बसे, अब ये देखो ना महाजनपद में जो राजा है इनका विस्तार कहां तक था। तो राजनीतिक विस्तार ऐसे पता चलेगा कि इस राजनीतिक विस्तार में हम राजा देखेंगे और उन राजाओं का क्षेत्र देखेंगे। कोई बात क्लियर? तो पहले ये देखो महाजनपद कैसे आएंगे। तो ऋग्वैदिक काल में कबीलाई इकाई को जन कहते थे। इन्हीं जन के समूह को उत्तरवेद में जनपद कहा, और इसके बाद यह जनपद का समूह महाजनपद कहलाया। जैसे मैंने अभी बताया था, डायग्राम बना के पीछे बैक कर लेना, देख लेना। तो ऋग्वेद में कबीला, कबीले से जन, फिर उत्तरवेद में जन से जनपद, और फिर जनपद के समूह को महाजनपद, तो बने महाजनपद। बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र है। आपसे पूछा कितने महाजनपद थे, तो बताएंगे 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद का जिक्र किसमें आता है? बौद्ध धर्म के आता है अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। तो 2 क्वेश्चन आपके बने कि महाजनपद की व्यवस्था कब से दिखाई देती है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महाजनपद कैसे मिले? जनपदों के समूह से महाजनपद बने। जनपद कैसे बने? जन के समूह से जनपद बने। और जन मैंने समझा रखा था आप लोगों को, ठीक है ना। कबीलाई जीवन की इकाई, बड़ी वाली इकाई कौन सी थी? वो जन ही थी, ठीक है। उसके बाद
बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। पूछेगा अंगुत्तर निकाय किसका है, बताएंगे सीधा बौद्ध धर्म का। पूछेगा भगवती सूत्र किसका ग्रंथ है, बताएंगे जैन धर्म का। इन दोनों ग्रंथों से हमें किसके बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है इन दोनों ग्रंथों से कि भारत में 16 महाजनपद हुए थे। किसके बारे में पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद हुए थे। तो यही 16 महाजनपदों का जिक्र आता है इन दोनों निकायों में। आगे समझो, कोई बात अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं एक हल्की सी इंट्रो ले रहा हूँ, बाकी और इनकी डिटेलिंग चलेगी, अब बहुत अच्छे से क्लियर करता चलूंगा। अभी और महाजनपद के बारे में और बताना है मुझे, सही है। अब हिस्ट्री में अब आएगा आप लोगों को मजा। डायग्राम वगैरह जब लेकर आऊंगा ना, अजात शत्रु, आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, बाहुबली। उस बाहुबली मूवी में जो उसने उसकी भल्लाल देव की जो गाड़ी सी रहती है जो ऐसे कट कर चलती है, ठीक है ना, उस गाड़ी का यूज करेंगे अजात शत्रु, यानी कि अजात शत्रु ने यूज करा था, उसी गाड़ी के बिहाफ पे बाहुबली के भल्लाल देव की गाड़ी बनी है, ऐसी वाली गाड़ी थी। तो उसको बताऊंगा कि कहाँ पे यूज करेगा वो अजात शत्रु, ठीक है। अब जरा यहाँ पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी गौतम बुद्ध के जन्म से पहले प्राचीन भारत में 16 बड़े राज्य में विभाजित था। प्राचीन भारत जो था वो 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, और इन्हीं 16 बड़े राज्यों को 16 महाजनपद कहा। अब आप जैसे समझो, आपके जन्म से पहले, जैसे आप लोगों का जन्म हुआ होगा, समझना ध्यान से, हमारा जो भारत था, इस भारत में पहले हमारे जैसे कितने राज्य, मानो स्टार्टिंग से देखते हैं तो 14 राज्य है, फिर कितने 22 राज्य, फिर कितने 26 राज्य, फिर कितने 28 राज्य, फिर दोबारा कितने, इस तरीके से मतलब फिर 29 राज्य, फिर क्या, फिर दोबारा 28 राज्य, ऐसे राज्य बढ़ते चलते हैं। तो किसी का जन्म अगर सन 2000 में होगा, समझना एक चीज को कि कैसे पता चला, अगर आपका जन्म सन 2000 में हुआ, ऐसे मानो, है ना, 2000 में या 2001 में, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 2001 में आपका जन्म हुआ, 2001 में, और सन 2000 में क्या हुआ था कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जन्म 2001 में हुआ है उसको तो उत्तराखंड अलग राज्य दिखेगा, और जिसका जन्म 1999 में हुआ है, 1999 में हुआ है, उसको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में दिखेगा, यानी ये तब दोनों मिलाकर एक राज्य थे। ऐसे मानो ये है उत्तर प्रदेश और ये है उत्तराखंड। पहले ये दोनों क्या थे, ये पहले दोनों एक ही थे, पहले दोनों एक ही थे। तो पूरा का पूरा ये कहलाता था, पूरा का पूरा ये कहलाता था यूपी उत्तर प्रदेश। कब, सन 1999 में, सही है। अब क्या हुआ, सन 2000 में ये उत्तर प्रदेश से ऐसे काट दिया, उधर ये बना दिया उत्तराखंड और ये बना दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका जन्म 2001 में हुआ होगा वो ये कहेगा मेरे जन्म से पहले भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर ही उत्तराखंड था, यानी पूरा उत्तर प्रदेश ही था, और मेरे जन्म से पहले इतने, और उसके जन्म के बाद क्या देखा 2000 में, यानी कि फिर क्या देखा कि ये अलग अलग हो गए। तो ऐसे भगवान बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद का जिक्र दे रखा है कि 16 महाजनपद थे। नहीं आया समझ में, क्लियर हुई होगी थोड़ी बातें। चलो अगर आ गई होंगी तो अच्छी बात, और नहीं आई होंगी तब भी कोई बात नहीं है। सिंपल सी ये बात बता रखी है कि उनके जन्म से पहले भारत में कितने थे, प्राचीन भारत में 16 राज्य थे, 16 राज्य। उन्हीं 16 राज्यों को 16 महाजनपद कहा, इन्हीं 16 राज्यों में विभाजित था और इन्हें 16 महाजनपद कहा गया। इन 16 महाजनपदों के नाम कैसे हैं अब उन्हें देखो, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। मैं 16 के 16 याद करा दूंगा आप लोगों को, 16 के 16, है ना। जब मैं कल की क्लास पढ़ाऊंगा उस कल की क्लास में मैं इसका फंडा बताऊंगा, उस फंडे में मैं 16 के 16 याद करूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना, भगवान बुद्ध के जन्म से पहले प्राचीन भारत जो था वो 16 राज्यों में विभाजित था। इन्हीं 16 राज्यों को 16 महाजनपद कहा। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो ये भारत है, सही। तो ये भारत 16 राज्यों में विभाजित था, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे विभाजित है, और यही है 16 महाजनपद। अब एक बार ना, ये जो 16 महाजनपद है, किसी का नाम है काशी, किसी का नाम है कौशल, किसी का नाम है मगध, किसी का नाम है अंग,
समझ में आ रहा है? ऐसे ये 16 महाजनपद थे, यानी 16 राज्य को ही 16 महाजनपद कहा। उनको मैंने अलग स्लाइड में भी बनाया है आप लोगों के लिए। देखो, ये देखो, कल इन्हें एक अलग मैप में भी दिखाऊंगा, आज भी दिखाऊंगा एक छोटा सा मैप, और कल भी दिखाऊंगा। अब इन 16 महाजनपद को देखो यार, जैसे कुरु, एक महाजनपद था कुरु। कुरु आज का कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मेरठ का, दिल्ली का, थानेश्वर का, ये क्षेत्र मिला दो सारे तो इनको मिलाकर कुरु बनता था। तो एक हो गया कुरु महाजनपद, बताया था ना भाई, जैसे 4 गांव मिला लिए महाजनपद, तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर मिला दिया पूरा तो एक बन गया महाजनपद, तो कुरु महाजनपद। तो एग्जाम में पूछ लिया कि कुरु महाजनपद में क्या क्या आता है, तो सीधे बताओ मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र आता है। अब जरा एक बार मैप देखना, ये देखो, ये रहा कुरु, दिख रहा है मैप में? ब्लर तो नहीं दिख रहा किसी बच्चे को? मैप में देखो बेटा एक बार, ठीक दिख रहा है मैप में? कुरु, तो जो कुरु है, इस कुरु के अंदर दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर तक का हिस्सा आता था। ऐसे मान लो, ठीक है, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये मान लो, ये कुरु, सही है। कल मैं एक वाइट मैप में दिखाऊंगा आप लोगों को वाली चीजें बना के, तो ज्यादा समझ में आ रहा है। तो कुरु ये रहा, समझ में आया? देखो उसके साथ देखो, दोबारा देखो, तो एक महाजनपद क्या था? कुरु। और इस कुरु महाजनपद के अंदर कौन कौन क्षेत्र आते थे? ये सारे। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पेपर में क्वेश्चन आता है, इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बताएंगे आप, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। दूसरा आता है पांचाल। पांचाल किस किस को कवर करता था? बरेली, आज का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिले, ये वाले जिले किस में आते थे? पांचाल में आते थे। समझ में आ रहा है? इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छिद्र तथा काम्पिल्य। इसकी राजधानी थी अहिच्छिद्र और काम्पिल्य। एग्जाम में आता है काम्पिल्य किसकी राजधानी थी, अहिच्छिद्र किसकी राजधानी थी? तो पांचाल की। फिर आता है सूरसेन, ब्रजमंडल का क्षेत्र। ब्रजमंडल यानी मथुरा वाला, मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है वो ब्रजमंडल क्षेत्र बोलते हैं। तो ब्रजमंडल का क्षेत्र, उसके अंदर क्या आता था? सूरसेन। सूरसेन किसको कहते थे हम? आज के ब्रजमंडल के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे उस समय पर, है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसकी जो राजधानी थी सूरसेन की, वो थी मथुरा। देखो आगे ना, मथुरा। वत्स, प्रयागराज तथा कौशाम्बी, आज का प्रयागराज और कौशाम्बी जो है वो वत्स कहलाता था उस समय पर, 6th सेंचुरी ईसा पूर्व में। कौशल, अवध का क्षेत्र, अयोध्या मंडल, जो अयोध्या वाला क्षेत्र है उसको कौशल बोलते थे। साकेत तथा श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। मल, मल की राजधानी थी कुशीनारा और पावा, है ना, ये कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों के आसपास का क्षेत्र है। कुशीनगर, देवरिया, मैं ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ पड़ता है, कौन कौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कौन कौन कहाँ पड़ता है, ये भी बताऊंगा। पहले फिलहाल एक हल्की सी मोटी मोटी सी नॉलेज लो कि अब हमें ऐसे शुरुआत करनी है पढ़ने की। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक विस्तार। तो राजनीतिक विस्तार पढ़ाने के लिए मैं आपको पहले क्षेत्र दिखा रहा हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा इन क्षेत्र में कौन कौन राजा आकर बसे। जो जो राजा आकर बसे वो राजा किस किस महाजनपद के थे, कि कुरु का राजा कौन था, पांचाल का राजा कौन था, सूरसेन यानी सूरसेन का जो राजा था उसके अंदर में ये सारा आता था, कुरु का जो राजा था उसके अंदर में सारा आता था। तो मैं अभी क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? राजनीतिक विस्तार। ये नहीं भूलेंगे, राजनीतिक विस्तार मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए राजनीतिक विस्तार मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले वो क्षेत्र दिखा रहा हूं जहां जहां पर राजा आके रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझो। फिर मल, काशी, वाराणसी के समीप का क्षेत्र काशी, आज का जो वाराणसी है उसे काशी बोलते थे, वाराणसी राजधानी। अंग, एक मिनट रुक जाएंगे, हाँ, अंग, अंग की राजधानी बहुत पूछी जाती है, चंपा। भागलपुर, भागलपुर बिहार वाला इलाका, भागलपुर तथा मुंगेर, मुंगेर इस वाले इलाके को अंग कहते थे, चंपा। मगध, पटना, नालंदा, गया, नालंदा विश्वविद्यालय, यहीं पे पढ़ाऊंगा मैं उस चीज को, गया आदि जिले। मगध किस वाले इलाकों को बोलते थे? जो पटना का क्षेत्र है, नालंदा का क्षेत्र है, गया का क्षेत्र है, इसे मिला करके पूरा मगध बोलते थे। ठीक है। गिरिवराज अथवा राजगृह, राजधानी थी इसकी गिरिवराज और राजगृह। ठीक है। वज्जी, वैशाली, दरभंगा आदि जिले बिहार के जिले थे ये वाले। तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र, ये भी इसी में आता था, इसमें वज्जी संघ में आता था, वज्जी महाजनपद में आता था। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। आगे देखो, आगे समझो। अब ये देखो, दिख रहा है सबको? पहले देखो, कुछ छुटा हुआ तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को? है? ठीक है। अब ये देखो, चेदी, बुंदेलखंड का क्षेत्र, पूर्वी भाग है, निकटवर्ती है। बुंदेलखंड का जो भाग था उसे चेदी कहते थे। राजधानी सोथीवती, राजधानी कहती सोथीवती। मत्स्य, जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र मत्स्य कहलाता था। विराटनगर राजधानी थी इसकी, क्या? विराटनगर। अश्मक, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाटी के पास का क्षेत्र था। अस्मक, इसकी राजधानी क्या था? पोटन या पोटली,
पोटन या पोटली, खूब आती हैं राजधानियां। फिर अवंती पश्चिम तथा मध्य मालवा का क्षेत्र, जो मालवा का पठार, जो मालवा वाला पठार क्षेत्र है, बताऊंगा मैं ये भी कहाँ पड़ेगा, अभी ध्यान रखो। पश्चिम और मालवा का जो क्षेत्र होता था, पश्चिमी और मालवा का जो क्षेत्र होता था उसको अवंती बोलते थे। और इसकी राजधानी थी उज्जैनी तथा माहेशमती। और बाहुबली पिक्चर में वो कहते हैं, नहीं कहता जय माहेशमती, वही माहेशमती है ना। तो इसकी राजधानी क्या थी, माहेशमती, सही। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, ये क्या था, गांधार। तो गांधार वाला क्षेत्र ये था, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, क्या राजधानी थी, तक्षशिला। और लास्ट है कंबोज, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र और हजारा जिला यानी पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र, इसकी राजधानी थी राजपुर और हाटक। अभी कुल मिलाकर जो मैंने आपको ये 16, देखो गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बैठे ना। तो ये 16 महाजनपद थे। कौन सा राज्य कहाँ था, किसके अंडर में कौन कौन से राज्य आते थे, किसकी राजधानी क्या थी, ये सब मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा। अभी फिलहाल मैंने आज की जो क्लास करी है वो ये बताई है कि जो हमें 16 महाजनपद पढ़ने हैं, इन 16 महाजनपदों में हमें वैसे ही देखना है जैसा हमने उत्तर वेद में देखा, ऋग्वेद में देखा। पहले राजनीतिक विस्तार, फिर हमने आर्थिक विस्तार, फिर सामाजिक विस्तार, और फिर हमने क्या देखा, इसका धार्मिक विस्तार। तो ऐसे ही अब हम क्या देख रहे हैं, इन 16 महाजनपदों का हम देखेंगे पहले राजनीतिक विस्तार। जब हम राजनीतिक विस्तार देख लेंगे, फिर हम देखेंगे इनका आर्थिक विस्तार, फिर हम देखेंगे इनका सामाजिक, और फिर इनका धर्म का। तो आपको सभी पता चल जाएगा भाई ये राजा इस क्षेत्र में फैला था, इस राज्य का आर्थिक विस्तार ऐसा था, इस राजा का समाज ऐसा था, और इस राजा का प्रशासन यानी कि धर्म ऐसा था। तो वो सॉरी, प्रशासन अलग हो गया, धर्म अलग। तो धर्म ऐसा था और इस राजा का प्रशासन ऐसा था, सही है। ऐसे ही हर एक राज्य के बारे में पता चल जाएगा कि बिंबिसार क्या था, अजातशत्रु क्या था, उदयन कौन था, ये सब पता चलेंगे। तो अब हमें जो क्लास करनी है उसमें हमें ये देखना है कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में राजा कौन कौन थे और ये राजा का राज्य क्षेत्र कहाँ तक का था। उसी के साथ हमारा राजनीतिक विस्तार शुरू हो जाएगा। तो आपको आज क्लास में जो ध्यान करने वाली बात थी वो ये थी कि 16 महाजनपदों के बारे में किससे पता चला है, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, भगवती सूत्र जैन धर्म का, यहाँ से पता चला है। 16 महाजनपदों की मैंने राजधानी बताई, इनके अंडर में कौन कौन से क्षेत्र आते थे मैंने ये बताया। आराम से रोक करके आप इन्हें देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉरी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, आप इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसका ले लो, पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड, ये तो मैंने बढ़ा ही दिया था आपको, ये करा दिया मैंने आप लोगों को। तो ये देखो, ये रखा ना, अवंती भी दिखाया था मैंने, मत्स्य, सूरसेन, ये रहा सूरसेन वाला इलाका है ना, मल वाला, वज्जी वाला इलाका, अंग वाला इलाका, मगध वाला, काशी वाला इलाका। ये तो कम दिखाया है इसमें, बाकी बहुत सारे दिखाऊंगा, 16 के 16 महाजनपद दिखाऊंगा आप लोगों को जो अगली क्लास होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। और एक बार दोबारा से आपको ऋग्वेद से लेकर के महाजनपद काल तक आऊँगा कल वाली क्लास में, तब आपको समझ में, जैसे आज मैंने बताया जनपद और महाजनपद, तो इसी महाजनपद की क्लास को कल हम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे और आपको इन्हें फंडे से याद कराएंगे कि कौन सी राजधानी कहाँ की है, ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो इस क्लास को नोट करना अच्छे से। और हम अब आ चुके हैं महाजनपदों की क्लास में। अब यहाँ से हमारी क्लास बढ़नी शुरू हो जाएंगी, मैक्सिमम क्लासेस यहाँ से मतलब 30-35 मिनट की क्लास तो बनी जाएगी। कभी कभार होगा कि 20-1 मिनट की क्लास बनाऊँ, पर 30 मिनट की कोशिश तो मैं ये करूँगा 25 से 30 मिनट की ही बनाऊँ, क्यों जल्दी से नोट हो जाती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा, धन्यवाद।